नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम एक बहुत ही छोटी सी कक्षा लेने वाले हैं और इस छोटी सी कक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आने वाली हैं। तो आप लोग देखिए, इसको पूरी कक्षा को देखिए। और वैदिक सभ्यता के हम लोग बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं, यानी कि एक तरीके से हम उसको अब समापन कर रहे हैं। यानी 5-6 घंटे की हमने क्लास ली है साथियों, और इस कक्षा में बहुत ही बेहतर चीज़ों को हमने पढ़ा है। तो कुछ एक अंश जो कल पीछे रह गए थे उनको मैंने करवाना अच्छा समझा, तो उनको अपन करवाते हैं साथियों। हाँ, सभी लोग है ना अंत तक इस कक्षा को जरूर देखें। अगर कक्षा अच्छी लगती है तो जरूर इसके प्रति आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। साथियों, जिस प्रकार भी कक्षा लगे आप लोग नीचे अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ठीक है साथियों। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य हैं वो जोड़ने की आप पूरी चेष्टा कर सकते हो, पूरी कोशिश कर सकते हो साथियों, है ना। क्योंकि जितना ही ज़्यादा हमारा मतलब हमारी जो शिक्षा का प्रसार होगा उतना ही ज़्यादा हमारे लिए साथियों क्या रहेगा, बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आ जाइए, अपन लोग शुरू करते हैं हमारी कक्षा को। साथियों, हम आप लोगों को पता है पिछले 5 दिनों से, यानी कि एक तरीके से 5 घंटे हमने कक्षा लगा दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, वैदिक काल पढ़ रहे हैं। कौन सा काल पढ़ रहे हैं, वैदिक काल पढ़ रहे हैं साथियों, ठीक है। और मैंने ये भी बात बताई कि वैदिक काल के अंदर साथियों अब हम अंतिम रूप में वैदिक साहित्य पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, वैदिक साहित्य पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब वैदिक साहित्य के बारे में हम सीधा डायरेक्ट में आ जाता हूँ। इसमें हमने कल है ना रोशनी के अभाव में कक्षा को थोड़ा छोड़ दिया, तो वो था साथियों यानी वेदांग। 2-3 चीजें महत्वपूर्ण थी, जैसे वेदांग है, पुराण है, दर्शन है, इत्यादि चीजें थी, उनको हमें लेना है। तो सबसे पहले 1 नंबर बिंदु में वहीं से लूंगा जहां मैंने छोड़ा था, वेदांग। साथियों, एक शब्द आता है हमारे पास वेदांग, ठीक है। अब ये क्या होता है वेदांग? पहली बात तो ये समझ लीजिए कि वेदांग शब्द मतलब वेद एक पुरुष माना गया है। यहाँ पर क्या माना गया, वेद को एक क्या माना गया, पुरुष। और उस पुरुष के जो अंग है वही क्या है, वेदांग है, ठीक है। तो ये मान लो वेद के अंग, ठीक है, वेद के अंग क्या है साथियों, वेदांग है, ठीक है। यानी वेदों को सम्यक दृष्टि से पढ़ने के लिए जिन चीजों का प्रयोग किया गया है वो यहाँ पर क्या किया गया साथियों, वेदांग है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हम पढ़ रहे हैं साथियों, किसका, वेदांग का। मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। एक तरीके से हम देखें तो वेदों को संक्षिप्त है ना, संक्षिप्त तरीके से पढ़ने की है ना, मतलब जो वेदों को सार रूप में संक्षिप्त रूप में पेश कर दिया गया है, किसमें साथियों, यानी वेदांग में। किसमें, वेदांग में। एक वेदांत है, वो उपनिषद की बात की थी, उपनिषद अंतिम करती थी वेदों की, इसलिए उसे वेदांग है ना, वेदांत कहते थे, वेदांत। और यह है वेदांग, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न क्या आता है, प्रश्न ये आता है कि वेदांग है वो कुल कितने वेदांग है, यानी कि 6 अंग है। जैसे मान लो एक पुरुष है और यानी ये वेद पुरुष है, ठीक है, ये वेद पुरुष, और इस वेद पुरुष के कितने अंग है, 6 अंग। बस इन्हें ही क्या कहा गया है, वेदांग कहा गया है। अब ये 6 अंग कौन कौन से होते हैं, इनको आप लीजिए साथियों। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे वेदांग, यानी वेद का अंग, वेदांग हो जाएगा, ठीक है, वेदांग। और एक हो जाएगा साथियों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब उसका हम नाम लिख लेंगे। यानी एक तरफ तो हम लिखने वाले हैं वेदांग का नाम, ठीक है, वेदांग का नाम, और एक तरफ हम लिख लेंगे संबंधित अंग, संबंधित अंग। ये लीजिए, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण 6 है, वैसे आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। अब ये 6 वेदांग कौन कौन से हैं ये आप लोगों को याद करने होंगे। कौन से वेदांग है, वेदांग कितने होते हैं साथियों, 6 होते हैं। अब ये 6 कौन कौन से होते हैं इनको हम ले लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो साथियों देखिए, कोई भी इस प्रकार की चीजें समझ लीजिए। अंग देखो कौन कौन से हैं। एक तो यहाँ नाक अंग का प्रयोग किया गया है, ठीक है, नाक का प्रयोग, एक है ना नाक का प्रयोग, एक है ना, देखिए बहुत ही 2-3 चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ, एक तो अपने नाक का प्रयोग किया गया है, एक अपने कान का प्रयोग किया गया है, एक अपनी आंख का प्रयोग किया गया है, एक अपने मुंह का। 4 तो ये, दोबारा सुन लीजिए। देखो ये अपना क्या है, कान, नाक, मुंह, और एक जो मैंने आप लोगों को अभी बताया आंख। 4 तो यही है। एक है कलप, कलप का मतलब यानी कि हाथ, ठीक है, और फिर एक बचा साथियों लास्ट में पैर। तो ये 6 अंगों को यानी किन किन नामों से जाना जाता है ये चीज समझ लेना। यानी संबंधित अंग, चाहे पहले ये लिख लो चाहे पहले ये लिख लो, कुछ भी लिख लो, आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे आप लोगों ने एक शब्द लिख दिया ज्योतिष लिख दिया, कोई भी लिख सकते हो आप लोग, व्याकरण लिख दिया, ज्योतिष व्याकरण, और इसी के साथ आप लोगों ने लिख दिया साथियों, है ना, शिक्षा। शिक्षा आप कह दोगे कि भाई हम कल्प भी लिखेंगे, कल्प, निरुक्त, निरुक्त, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योतिष की बात आपने की है, ठीक है, व्याकरण की बात की है, शिक्षा की बात की है, कल्प की बात की है, निरुक्त की है। एक आप लोगों का अंतिम बच जाएगा, कौन सा साथियों, छंद। कौन सा हो जाएगा, छंद, ठीक है। तो देखिए ये आप लोगों के यानी वेदांत कितने अच्छा है, कोई भी पूछ सकता है आप लोगों से, आप लोग फटाफट बता देना, बताने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट होनी नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, आपसे कोई पूछे तो फटाफट उनको बता देना ये। और अब इनसे अंग कौन कौन से जुड़े हुए हैं वो मैंने बता दिए हैं, ज्योतिष से, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त और छंद। अब इनके एक एक अंग होते हैं। सबसे पहले आप लोग इनमें से किसी को भी ले लो, है ना, चाहे आप ज्योतिषी को ले लो, व्याकरण को ले लो, शिक्षा को ले लो, कल्प को ले लो, यानी पक्का जिसका याद है उनको आप पहले लिखो। एक चीज ध्यान रखना, जो चीज पहले कंफर्म होती है उसको करो, ताकि आपके उत्तर और उत्तर साफ होते जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ज्योतिषी की बात करेंगे, व्याकरण की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा है ना, एक तो मुख होता है, यहाँ थोड़ा सा देखने वाली बात है, एक होता है नेत्र, इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूज रहता है। तो ध्यान रखना, ज्योतिष से की तो है आंख, ये लीजिए, ज्योतिष से देखता है, मतलब भविष्य फल देखता है, किससे, आंखों से, तो ये आंख हो गया। व्याकरण हम किससे उच्चारण करते हैं साथियों, मुख से, तो ये है ना, ये लीजिए, यानी वेद पुरुष का मुख क्या है, व्याकरण है, वेद पुरुष की आंख क्या है, ज्योतिष से है। अब शिक्षा, शिक्षा देखिए साथियों, नाक, यानी शिक्षा आजकल किसका सवाल है, नाक का सवाल है, तो ध्यान रखना, यानी कि वेद पुरुष का नाक है वो कौन है, शिक्षा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार साथियों कल्प, कल्प, गलप, तो कल्प यानी कि हाथ, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा साथियों हाथ। और इसी प्रकार साथियों अब निरुक्त बच गया, निरुक्त, निरुक्त का ऐसा मतलब ऐसा सोच लेना कि कोई उत्तर नहीं दिया, मतलब सुनाई नहीं दिया तभी तो कोई उत्तर नहीं दिया, तो निरुक्त का आप लोग लिख लो साथियों, क्या बच गया, कान। और छंद हमेशा ही ध्यान रखना, वेद पुरुष के पैर, है ना, पैर अंग के रूप से में जाने जाते हैं। तो ये लीजिए आप लोगों के वेदांग, कितने वेदांग है, 6 वेदांग है, फटाफट एक बार रिवाइज कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेदांग, वेद पुरुष के 6 अंग होते हैं। वेदांग का नाम संबंधित अंग, वेदांग का नाम क्या है, ज्योतिष, आंख, मैंने कहा ना ज्योतिषी देखता है, तो देखने की क्रिया किससे होती है, आंख से होती है। और व्याकरण, हाथ देखता ना, ज्योतिषी क्या देखा, हाथ देखता, तो देखने की क्रिया किससे होती है, हाथ से, ऐसा समझो, याद करने के लिए बता रहा हूँ। व्याकरण, मुख, व्याकरण का उच्चारण हम किससे करेंगे, मुख से, व्याकरण का उच्चारण किससे करेंगे, मुख से, उच्चारण नहीं करो ना आप, लिखो मत, उच्चारण करो, तो ये हो जाएगा मुख। शिक्षा, शिक्षा हमारे किसकी सवाल है आजकल, नाक की सवाल है, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो है बदनामी हो जाएगी, ये है, वो सारी चीज जानते हो, है ना, हालांकि होता कुछ नहीं लेकिन फिर भी, ठीक है। इसी प्रकार कल्प, कल्प हाथ, कल्प का मतलब क्या हो गया, हाथ, याद रखना, कल्प यानी ग्लव्स, अब ग्लव्स कल्प आप है ना बोलते ना, या बल्ब, बल्ब किस में लेते हैं, हाथ में, जो भी जैसे भी आप लोग इसको याद करना, कल्प यानी कि हाथ से संबंधित, ठीक है। और निरुक्त यानी उत्तर नहीं देते, मतलब हम क्या है, कान से सुनाई नहीं देता, तो ये लीजिए कान, छंद, पैर, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको जरूर याद हुआ होगा ये साथियों वेदांत। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे बिंदु 2 और रह गए अपने, उनको भी अपन ले लेते हैं और इनकी कहानी को पूरा कर देते हैं। यानी कि ये वेदों का एक तरीके से सार था, वेदांत के रूप में समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब एक शब्द आता है साथियों पुराण, ये लीजिए पुराण, आपसे कोई पूछे पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों, प्राचीन होता है, प्राचीन, ठीक है। तो प्राचीन आख्यान या कथा कह सकते हो आप लोग, आख्यान या कथाएं, ठीक है, कथाओं का जो वर्णन है, कथाओं का, ये कथाएं किसमें होता है, पुराण में होता है। अब अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि पुराणों की कुल संख्या कितनी होती है। पहले रचनाकार लिख लो, रचनाकार, रचनाकार माना जाता है साथियों, जिस प्रकार वेदों के रचनाकार मैंने आपको बताया महर्षि कृष्णदेवराय वेदव्यास, इसी प्रकार यहाँ पुराणों के रचनाकार माना गया है साथियों, बहुत ही है लोमहर्ष व उसके पुत्र उग्रश्रवा को,
लोमहर्ष व उसके पुत्र उग्रसर्वा को, पुत्र उग्रसर्वा को, कहीं अग्रसर्वा लिखा पड़ता मिलता है तो ये उग्रसर्वा, ठीक है। ये दोनों रचनाकार, इन्होंने कहते हैं कि पुराणों की रचना की थी। कुल पुराण कितने सब लोग जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। पुराण कुल कितने होते हैं? 18। कितने पुराण होते हैं? 18 पुराण, ठीक है। और आपको यहाँ एक ही बात याद करना है, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, सबसे प्राचीनतम पुराण। पुराण कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है। अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण सब लोग जानते हो, आप लोग बताने की कहीं पर किसी प्रकार की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई ना, तो सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इतनी आप ना पुराण से संबंधित बात याद रख सकते हो, बाकी आप लोगों को बहुत ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है साथियों। अब लीजिए मैं आप लोगों को पुराण की बात बता चुका हूँ, दोबारा सुन लीजिए। पुराण प्राचीन आख्यान, कथाओं का वर्णन, प्राचीन कथाओं का वर्णन यहाँ पर मिलता है। रचनाकार का नाम क्या है साथियों? लोमहर्ष है, उसके पुत्र उग्रसर्वा, इन दोनों ने रचना की थी किसकी? पुराणों की। कुल पुराण कितने? 18। उनमें सबसे प्राचीनतम पुराण क्या मिलता है साथियों? मत्स्य पुराण मिलता है, ठीक है। अग्नि पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, बहुत मत्स्य पुराण, ठीक है, नारद पुराण, है ना। हाँ, हमारे यहाँ पर कई पुराणों का प्रयोग किया जाता है, आप जानते होंगे। गरुड़ पुराण का तो विशेषकर यहाँ हम प्रयोग देख ही लेते हैं, है ना। जब व्यक्ति वहां चला जाता है, गरुड़ पुराण के बारे में क्या उल्लेख है? उसमें क्या उल्लेख है? इसमें व्यक्ति के मृत्यु के बाद की जो कहानी मिलती है, सभी कहाँ जाता है व्यक्ति, कौन कौन सी, है ना, हाँ, कौन सी वैतरणी आती है, किससे पार किया जाता है, प्राणी कहाँ पर जाता है, पीछे लोग उसके, है ना, जो घर वाले वो उसको कहाँ क्या पहुंचाते हैं, कैसे पहुंचाते हैं, ये सारी विधि विधान है ना। पंडित जी आते हैं, बड़े बुजुर्ग जब चले जाते हैं हमारे घरों से, है ना, विदा हो जाते हैं, तब उसके बाद में जो पंडित जी आते हैं आपके घरों में, जो है ना कथा कहते हैं, वो क्या होती है साथियों? गरुड़ पुराण की होती है। कभी आप लोग बैठ करके कभी जरूर सुनना, है ना, जब कोई बुजुर्ग चले जाए इस विदा संसार से, तब वो गरुड़ पुराण वाले पंडित जी घर पे आते हैं और 7-8 दिन जो कथा कहते हैं वो यही है, ठीक है, गरुड़ पुराणी है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों गरुड़ पुराण। आगे बात कर लेते हैं अपन लोग इसकी, यानी वैदिक काल के हम चल रहे हैं, साहित्य पढ़ रहे हैं, तो एक बात यहाँ पर हमें और याद करनी है, वो है 6 दर्शन। इसे आप षट दर्शन कह सकते हो, षट दर्शन, इस शब्द का हम प्रयोग करते हैं इनके लिए, षट दर्शन, ठीक है, यानी कि 6 दर्शन। वेदों का सम्यक दृष्टि से ज्ञान, ये भी किसमें मिलता है? 6 दर्शनों में मिलता है। अब ये 6 दर्शन कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार प्रश्न आता है साथियों इससे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक तो हमारा है न्याय, ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, न्याय, ठीक है। एक है योग, योग, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, योग। एक है शाक्य, शाक्य, ठीक है। और अगर अपन लोग और बात करें, एक अपने पास आ जाता है साथियों, हाँ, 2 देखिए, हाँ, एक तो हम बात करते हैं उत्तर मीमांसा, है ना, एक वैशेषिक, एक पूर्व मीमांसा, तो उनको भी ले लेना। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, और एक मैंने आप लोगों को बता दिया वैशेषिक, वैशेषिक, ये लीजिए, ये आप लोगों के टोटल क्या हो गए, यानी कि 6 दर्शन हो गए। 1 2 3 4 5 और 6। अब आपसे क्या पूछा जाएगा? ये कभी नहीं पूछा जाएगा, ये ऐसा प्रश्न नहीं आएगा दर्शन कितने होते हैं, ये प्रश्न अब नहीं आने वाला, ठीक है। पहले जरूर आता था, अगर आ जाए तो भी आप लोग हल कर देना, ठीक है ना, हाँ। लेकिन अब क्या आएगा, पाएगा कि न्याय है, उसके प्रवर्तक कौन है, यानी कि ये तो आपके हुए दर्शन, है ना, आपके दर्शन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ये लीजिए आपके दर्शन, है ना, और है ना, ये आपके दर्शन हुए। उसके बाद साथियों क्या करेंगे, यानी कि प्रवर्तक, यानी कि आपको बनाया किसने है, मतलब इस दर्शन, है ना, को किसने बनाया है, इसका प्रवर्तक कौन है, ये बात हमें यहाँ पर
पढ़नी होगी। ठीक है, तो लीजिए न्याय की बात देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। न्याय, योग, साक्ष्य, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक। मैं एक बात कभी बता रहा हूँ, आप लोग अगर है ना मतलब इस उद्देश्य से पढ़ रहे हो कि हमें ये छह होंगे, छह आना जरूरी है, तो पहले आप लोग हमेशा ही ध्यान रखना, इनको लिख के देख लेना। दूसरी बात ये ध्यान रखना, ऑप्शन के हिसाब से उत्तर दे रहे हो, पहला कॉन्फिडेंस होता है, उस प्रश्न को साफ करो आप लोग। पहले इनमें से आपको कोई भी एक का भी नाम पता है तो आप पहले उसका नाम लिख दो, ताकि फिर वो आपके फायदेमंद रहेगा। ठीक है, क्रम वाइज याद रहे तो कोई बात नहीं, नहीं याद रहते तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना साथियों। न्याय की बात करेंगे तो गौतम, मैं तो क्रम वाइज आप लोगों को लिखा रहा हूँ। ठीक है, न्याय है ना, अगर अपन बात करें तो वो कौन है साथियों, गौतम है। और अगर अपन लोग बात करें साथियों योग की, तो योग के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि है, ये लीजिए। और शाक्य दर्शन के प्रणेता तो राजस्थान से ही है, कोलाई झील की बात आप जानते होंगे, है ना। शाक्य दर्शन के प्रणेता कौन है साथियों, कपिल मुनि है। तो वैसे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी कपिल मुनि में। ठीक है, ये लीजिए कपिल मुनि। और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा यहाँ थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, यहाँ पर पूर्व मीमांसा की बात करेंगे तो जैमिनी है, कौन है साथियों, जैमिनी। अगर उत्तर मीमांसा की बात करेंगे, उत्तर माने होता है बाद में। ठीक है, तो बादरायण, क्या नाम आएगा, बादरायण। ठीक है, बादरायण। ठीक है, उत्तर मीमांसा बादरायण। अब है वैशेषिक, इसका एक व्यक्ति तो कणाद उल्लेख मिलता है, एक उल्लेख और मिलता है, ये और मैं बता देता हूं, शायद नई जानकारी हो सकती है। उल्लुक शब्द का उल्लेख मिलता है, उल्लुक। ठीक है, तो देखिए वैशेषिक, कणाद या उल्लुक। ठीक है, तो ये लीजिए षट दर्शन, छह दर्शन साथियों। दर्शन प्रवर्तक न्याय गौतम, योग पतंजलि, शाक्य कपिल मुनि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, और वैशेषिक कणाद। हाँ, कणाद। अगर अपन बात करें साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये हमारा, है ना, बार बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, कणाद व उल्लुक। ठीक है, तो अब लीजिए न्याय कौन करता है, गौतम। ठीक है, योग पतंजलि, योग गुरु पतंजलि प्रोडक्ट सब जानते हो, बाबा रामदेव, अब पतंजलि। ठीक है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और शाक्य दर्शन के प्रेरता कपिल मुनि हमें वैसे ही याद है। अब न्याय को तो आप गौतम करना ही, देखो आप सुन लो, ऐसे कैसे याद करोगे। आजकल देखिए साथियों, याद करने के लॉजिक बता रहा हूँ, इनको ऐसे याद किया जाता है। अथा है हरि कथा अनंता, मतलब बहुत ज्यादा ज्ञान अनंत है, लेकिन आपको कुछ बिंदु तो चुनाव करने, इनको याद कैसे करना है, तो कुछ तो ट्रिक लॉजिक काम लो ना। न्याय, आजकल जो न्याय चाहते हैं उसको क्या पड़ता है, गोता पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा भटकना पड़ता है, भटकना ना पाकेगा गोता, समझ गए। और गोता पड़े मैं मर्जी है, गोता पढ़तो मर्जी। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना ध्यान, न्याय में क्या पड़ा है, गोता, तो न्याय गौतम। जिंदगी में नहीं भूलोगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, इस कक्षा को देख लोगे तो, और 20 मिनट से बाद में देख लोगे तो आपका तो फिर मन ही नहीं करेगा कक्षा छोड़ने का। ठीक है, योग मैंने आपको कहा पतंजलि, योग गुरु बाबा रामदेव, रामदेव जी का प्रोडक्ट कौन है, पतंजलि, और पतंजलि को हम जानते भी है पहले से ही। ठीक है, तो अब शाक्य, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है ना। शाक्य, तो शाक्य साथियों हमारे कौन है, कपिल मुनि, बताने की जरूरत नहीं। कोलाई झील को सब जानते हो ना, कोलाई झील सब जानते हो, कार्तिक पूर्णिमा का मेला भी जानते हो, दीपदान भी जानते हो, कोलाई झील जानते हो, मीठे पानी की झील भी जानते हो, बीकानेर में जानते हो। ठीक है, तो अब इसकी रचना क्या है, अगर पूर्व मीमांसा पढ़ ले तो जैमिनी। अब देखो पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा दोनों को एक साथ याद करो। उत्तर की बात आए तो नाम आ जाए, उत्तर माने होता है बाद में, उत्तर माने क्या होता है, एक तो पूर्व एक उत्तर, तो उत्तर माने होता है बाद में, बाद, देखो बाद आ गया ना, उत्तर का अर्थ बाद, तो बादरायण इसका है, और पूर्व मीमांसा किसका है, जैमिनी का है। और वैशेषिक तो एक ही बचा है, अनूठा है, अलग ही है अंदाज में। ठीक है, वैशेषिक तो याद कर लेना, कणाद व उल्लुक, कणाद व उल्लुक, मुझे लगता है ये जरूर आप लोगों को याद होगा। अब मैं इस चीज को भी आगे ले चलता हूँ साथियों, 6 दर्शनों को हम पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को एक और बताऊंगा, और ये वाली बात तो सिर्फ 1 मिनट में पूरी हो जाएगी, आप चिंता नहीं करें। ठीक है, हाँ, अगली बात है कि क्योंकि सारी चीज आपने पढ़ी है, आपको बस केवल रिवाइज करना फटाफट। वैदिक सभ्यता की एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है ऐतरेय। ऐतरेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है, यहाँ मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण में क्या उल्लेख मिलता है, राजा के नाम मिलते हैं, राजा के नाम दिशा के अनुसार या क्षेत्र के अनुसार
के अनुसार अलग अलग मिलते हैं। ठीक है, किस कहां पर मिलते हैं भाई, कहां पर मिलते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण में मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण में। बात समझ में आ गई क्या, ऐतरेय ब्राह्मण में राजा के नाम क्षेत्र दिशा के अनुसार अलग अलग मिलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, लिख लिया तो मैं इसको मिटा देता हूं, बस चीज इतनी सी देखने वाली थी। तो अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा नाम लिख लेते हैं। यानी कि जिस प्रकार ये 4 दिशा हो गई, ये चित्र वगैरह तो लाइन में सीधी नहीं खिंचती साथियों, चित्रकला जिसकी मजबूत है उसके लिए बहुत जबरदस्त चीजें होती है सारी। ठीक है, तो ये देखिए, यानी एक तरीके से मुख्य रूप से दिशाएं कितनी होती है, 4, और फिर एक कौन सी होती है, 5वीं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ मध्य की बात करेंगे तो एक तो ये मध्य का भाग है, एक आप लोगों का साथियों ये अनस आप लिखते हो नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे साथियों क्या, उत्तर, ये हमारा क्या है, दक्षिण, ये हमारा क्या है साथियों, पूर्व है, और ये क्या है, पश्चिम। बस अब आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि पश्चिम दिशा का जो राजा होता है उसको क्या कहते थे, दक्षिण वाले को क्या कहते थे, है ना। ये आपके तरीके से बिंदु हो गए साथियों, ये आपका एक तरीके से अच्छा बिंदु बन गया। ठीक है, इनमें से आप है ना किसी भी बिंदु को मान सकते हो और उनको क्या कर दो, उत्तर इसका हल कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ पर आने वाली नहीं है। ये लीजिए आपका हो गया दक्षिण। अब आपको बताना क्या, ये बताना है कि इस क्षेत्र में किस किस मतलब यहाँ राजा को क्या कहते हैं, यहाँ राजा को क्या कहते हैं, बस ये। तो सबसे पहले देखिए उत्तर, ये आपका मध्य है, इसको क्या कहोगे आप लोग, मध्य, इसको क्या कहोगे, मध्य। तो मध्य में कहा जाता था राजा, मध्य में क्या कहा जाता था, राजा। ठीक है, ये आपका शब्द हो गया मध्य में राजा। उसके बाद उत्तर, उत्तर में कहा जाता था साथियों विराट, क्या कहा जाता था, राजा को विराट कहा जाता था, क्या कहा जाता था, विराट। उत्तर में विराट, मध्य में राजा, दक्षिण में भोज, दक्षिण में क्या कहा जाता था साथियों, भोज, राजा को क्या कहा जाता था, भोज। और पूर्व की अगर अपन बात करेंगे, अगर पूर्व की बात करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, पूर्व में इसे सम्राट कहा जाता था, क्या कहा जाता था, सम्राट। ठीक है, तो ये लीजिए सम्राट। ओके, और अब आपका ये बच गया एक ना पश्चिम, तो पश्चिम में राजा को कहा जाता था सौराट, क्या कहा जाता था, सौराट। आई कि नहीं आई समझ में बात है, ये मैं बताना चाहता था, इतने ही ब्राह्मण बता रहा है, मेरा तो इसमें केवल बस रति भर का ही योग है, मैं तो केवल एक साथियों क्या हूँ, माध्यम हूँ। ठीक है, तो ये हुई बात है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा हमने ली, और चारों दिशाओं में 4 प्रकार के लिए अलग अलग राजा। उत्तर वाले को क्या कहते थे, विराट, दक्षिण वाले को क्या कहते थे, भना भोज, मध्य वाले को राजा, पूर्व वाले को सम्राट, और फिर आप लोगों का क्या ये हो गया, सौराट, कौन सा, पश्चिम वाला। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है यहाँ तक की बात आप लोगों को याद हो चुकी है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हाँ, अब साथियों एक तरीके से आपकी कक्षा मान लो समाप्त हो गई। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, फटाफट इसको देख लीजिए। इस प्रकार के आजकल आधुनिक एग्जाम में प्रश्न यहीं से आ जाता है, पूरी मेहनत करते हैं लेकिन अगर ये थोड़ी सा बिंदु ध्यान नहीं दिया तो स्थिति गड़बड़ हो जाती है। तो फटाफट आप एक बार देख लीजिए, ये सिर्फ 2 मिनट का काम है, अगर आपने पहले की पढ़ाई की है तो, अन्यथा हो सकता है आपको परेशानी हो सके। ऋग्वेद का साथियों काल आपसे कोई पूछे ना तो फटाफट बता सकते हो आप लोग, है ना। 1500 से लेकर कब साथियों, 1000, और ये कौन सा बीसी है, दोनों ही कौन सा है, बीसी है। ठीक है, हाँ, ये लीजिए आपका बीसी। उत्तर वैदिक का पूछ ले काल क्या है तो बताने की क्या आवश्यकता बची है, फिर 1000 से 600 यानी कि आपकी बीसी। व्यवसाय क्या था, प्रधान व्यवसाय बताना आप लोगों को, तो यहाँ पर था साथियों पशुपालन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है, पशुपालन तुलनात्मक आ जाए तो ध्यान रखना पशुपालन, और यहाँ पर क्या था, कृषि। ठीक है, और कारण क्या था सारा बताया मैंने। क्षेत्र की बात करें तो यह जो क्षेत्र था साथियों, है ना, कौन सा, सप्त सेंधव। अगर आप इसको विस्तार से लिखो ना तो ये लिख लेना अफगानिस्तान प्लस पंजाब, अफगानिस्तान प्लस पंजाब। मैं लिख रहा हूँ ए अप प्लस पीबी। ठीक है, ये जो क्षेत्र था सप्त सेंधव का, किसके समय, ऋग्वेदिक काल में यहाँ पर रहते थे। व्यवसाय पशुपालन था, 1500 BC पूर्व की बात है ये, है ना, ईसा पूर्व की। यहाँ कृषि
क्षेत्र क्या था इनका साथियों, इनका गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब। मतलब साथियों बताने की आवश्यकता बची क्या, ये मतलब क्षेत्र कहाँ था, गंगा यमुना दोआब, यानी वर्तमान में बिहार उत्तर प्रदेश ये जो क्षेत्र है, हरियाणा का भी क्षेत्र आता है इसमें, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और धातु की बात करोगे साथियों, धातु यहाँ एक ही बात याद रखनी है, लोहे की जानकारी नहीं, इसमें तो लोहे की जानकारी नहीं थी, यहाँ पर जानकारी मिल गई, जानकारी हो गई, किसकी, लोहे की। इस वजह से कृषि से कुछ औजार बन गए, कार्य करने लगे और धीरे धीरे ये युद्ध प्रिय भी हो गए थे, ठीक है। और ये लीजिए देवता यहाँ साथियों प्रधान देवता का एक ही नाम लिख रहा हूं मैं, इंद्र, यहाँ इंद्र प्रधान था, वरुण अग्नि इत्यादि प्रधान थे, और यहाँ पर साथियों कौन प्रधान हो गया, प्रजापति, है ना। इसमें आप लोग ब्रह्मा विष्णु शिव मैंने लिखाया था ना, विष्णु और रुद्र इत्यादि लिख सकते थे। भूषण देवता का उल्लेख हमने किया था। साहित्य यहाँ पर साथियों आपका एक वेद लिखा गया था, और उस वेद का क्या नाम है, ऋग्वेद, ठीक है। बचे हुए वेद शेष वेद, यानी कि तीनों वेद, शेष तीनों वेद नाम लिख सकते हो आप लोग, लिखाए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शेष तीनों वेद, और इसमें क्या साथियों, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये लीजिए ब्राह्मण और आरण्यक, ये है इसमें। और ये साहित्य की बात हो गई। अगर अपन लोग बात करें साथियों निवास की, तो ये लोग यहाँ पर क्या रहते थे, कबीलों के अंदर तो अस्थाई, इनका निवास क्या था, अस्थाई, और यहाँ का निवास क्या था, स्थाई, ठीक है। यहाँ पर ये अस्थाई थे, और अब आगे क्या हो गए थे साथियों, ये है ना स्थाई रहने लगे थे घर बना करके। बलिकर, यहाँ साथियों राजा को दिया जाने वाला बलिकर क्या था, स्वैच्छिक था, क्या था, स्वैच्छिक था। और यहाँ पर बलिकर क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। देखो तुलनात्मक अध्ययन है, ऋग्वैदिक सभ्यता में क्या था और उत्तर वैदिक में क्या था, दोनों में अंतर क्या था, ये बात यहाँ पर मैंने, ये लिखने का अर्थ ये था, ऐसे व्यर्थ में नहीं लिखी हुई है। स्त्री दशा साथियों, यहाँ पर स्त्री दशा की बात करें, उच्च थी, अच्छी थी, है ना, उच्च, या अपन कह सकते हैं अच्छी, संतोषजनक थी। लेकिन हुआ क्या, इसमें तुलनात्मक रूप से अपन कह सकते हैं ऋग्वेद की तुलना में, है ना, वेद फिर भी ठीक थी, तुलनात्मक दृष्टि से, है ना, तुलनात्मक दृष्टि से निम्न थी, मतलब ऋग्वेद के तुलनात्मक दृष्टि से निम्न थी, ठीक है। शॉर्ट पॉइंट लिख रहा हूं, आप समझ तो गए हो, बताने की आवश्यकता क्या है। विदुषियों की बात करें साथियों, तो इसमें एक ट्रिक याद करना, मैंने बताया ना, सेव एलजी, ठीक है। सिकता, अपाला, विश्ववारा, लोपामुद्रा और घोषा। अगर आपको विस्तार से पढ़ना है पिछली कक्षाएं देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखी भी है तो उसके तो कोई मतलब आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप इशारों से समझ गए। और उसके बाद साथियों इसके अंदर एक याद करना, गम, एक ट्रिक याद करना, गम, ठीक है। गार्गी और मैत्रेयी, गार्गी व मैत्रेयी, ठीक है, गार्गी मैत्रेयी, दो है तो मैं लिख देता हूं, मैत्रेयी। हमने वो बात की थी, इसने संवाद भी किया था याज्ञवल्क्य के साथ जनक के दरबार में, विदेहराज जनक के दरबार में इसने क्या किया था, बेहतरीनी यानी स्वागत की बात अपन लोग करते हैं, जो इम्पोर्टेंट था, जो इससे संबंधित था। किससे संबंधित था साथियों, ऋग मतलब उत्तर वेदी की जो क्या है साथियों, यानी महिलाओं की बात हम कर रहे थे। ऋग्वेदी के अंदर सेव, एलजी यानी सिकता, अपोला, विश्ववारा, लोपामुद्रा और घोषा जो महिलाएं थी, ये विदुषियां थी, यानी विद्वान महिलाएं। फसल की बात करोगे तो यहाँ की जो फसल थी यव, यानी कि यव का उल्लेख मिलता है, जो कि क्या है, जो है साथियों, ठीक है। हाँ, धान्य शब्द का उल्लेख तो मिलता है लेकिन ना स्पष्ट रूप से नहीं। और यहाँ पर आपकी गेहूं और चावल, यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी साथियों, गेहूं व चावल, ठीक है। हाँ, चावल, हालांकि यहाँ पर भी एक धान्य शब्द का उल्लेख मिलता है, धान्य, है ना, जिसका अर्थ भी यानी कि जो इतिहासकार है यानी पुरातत्ववेत्ता है वो चावल ही निकालते हैं।
ओके, मूल बात ध्यान रखना, यहाँ पर जौ था यानी कि मुख्य फसल थी जौ, और धान्य चावल हो सकता है, लेकिन इधर गेहूं प्रमुख थी और चावल। यह था एक तरीके से तुलनात्मक अध्ययन साथियों। जरूर 5 या 6 घंटे कक्षा में मैंने सारे बिताए हैं वैदिक काल में, और है ना, आपको मैंने बेहतर समझाने की पूरा प्रयास किया है। अगर आप लोगों को ये टॉपिक बड़ा बेहतर समझ में आया है तो मुझे इसके बारे में जरूर रिस्पॉन्स देना, ताकि मैं इसी ताकत से अब जैसे जैसे मैं निकल रहा हूँ यानी आगे बढ़ रहा हूँ अपने नए अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही, सूत्र काल, महाजनपद काल, धीरे धीरे आगे नए नए वंशों में हम बढ़ेंगे चलेंगे, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना। थोड़ा मैं समय भी कम खर्च करूंगा आपका, शॉर्ट में और शॉर्ट और स्वीट में करवाने की पूरी कोशिश करूंगा जितना हो सके, लेकिन जो चीज़ें हम छोड़ तो नहीं सकते, जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने आप लोगों को बताई साथियों। कक्षा कैसी लगती है आप मुझे अपनी राय फटाफट, है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक इत्यादि अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जरूर जरूर लिखना कि आपको ये कक्षा कैसी लगी।